ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अफेयर्स विद बिजनेस। सो देखिए, आज जो ये बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, है ना, या कोई भी जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज का जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड करने वाले। बेसिकली 35 क्वेश्चन के, मतलब 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन के दो सेट्स हम लोग करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नेट के एग्जाम के लिए या कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आपको इस सेशन को, मतलब ये सेशंस करने के बाद आपको जरूरी नहीं है सिर्फ आप 35 क्वेश्चन ही सीख के जाओगे। 35 क्वेश्चंस के साथ आप काफी नई चीजें समझ के जाओगे, क्योंकि हम लोग हर एक ऑप्शंस को इक्वली समझेंगे ताकि आप एक क्वेश्चन से, मतलब अगर 35 क्वेश्चन अगर हम लोग चारों ऑप्शंस को समझे ना, तो अप्रॉक्स आप मोर देन 100 क्वेश्चन आप समझ लो, इस 35 क्वेश्चन से आप करके और सीख के जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड द इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड टैक्सेशन पॉलिसी। वो कौन सा पर्यावरण कारक है जिसमें आपका मुद्रास्फीति, ब्याज दर और कर नीतियां जैसी चीजें शामिल है। तो देखिए, ये चीज आपको देख के क्लियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपका किससे है। ये क्वेश्चन आपका बेसिक, ये क्वेश्चन आपका किससे है, ये क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, तो समझिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट वो सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस, है ना, याद रखिए कि वो सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो क्या करते हैं, आपके बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। मैंने बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो भी आपके फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर कंपनीज ऑपरेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिसीजन मेकिंग, कंपनी ग्रोथ को जो भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटरनली, एक्सटर्नली इफेक्ट करता है, वो आपके क्या होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट हो जाता है। अब देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट जो तरीके से डिवाइड होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो फर्दर दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नल। मतलब एक बेसिकली आप समझ लो कि इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा आपके क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं ऐसे लिख देती हूँ कि आप, एक आपके क्या हो जाता है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, एक आपके हो जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक आपके क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, वो फर्दर दो तरीके से डिवाइड होता है। एक जैसे हो गया आपका माइक्रो, जो भी आपके माइक्रो, नेक्स्ट आपका क्या होता है, मैक्रो। मैक्रो अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉलर यूनिट्स, और क्या होता है, एग्रीगेट यूनिट। तो वही थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं कि इंटरनल फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, शब्द इंटरनल से ही क्लियर है आपको, वो सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो कि आपके क्या होते हैं, आप कह लो कि वो सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो आपके कह लो कि इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या विद इन योर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपके हो जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब वो सब फैक्टर्स जो क्या होते हैं, आपके विद इन द बिजनेस ऑपरेशंस हो जाते हैं, है ना, विद इन। अब जैसे क्या क्या आ जाते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स में, जैसे मतलब अगर हम थोड़ा सा ऐसे मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए इंटरनल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, आपके खुद की कंपनी की पॉलिसीज आ जाएंगी, है ना, और मान लीजिए आपने प्राइसिंग क्या सेट करी है, वो आ जाएगा, आपने किस तरीके का प्रमोशन किया है आपका, वो सभी आ जाएगा। मतलब बेसिकली वो सभी चीजें जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनली अफेक्ट होती है, या इंटरनल चीजें जो होती है, वो आपके किस में आ जाते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, वही अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स फिर आपका क्या होता है, ये फर्दर दो तरीके से डिवाइड होता है, माइक्रो और मैक्रो। अगर बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो सभी आउटसाइड फैक्टर्स एंड फोर्स
अफेक्ट करती है, मैं इसे लिख देती हूँ, वो सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो आउटसाइड योर बिजनेस ऑपरेशन है, या वो सभी फैक्टर्स एंड फोर्सेस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। भाई देखिए, ये आउटसाइड योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आउटसाइड योर बिजनेस ऑपरेशन है, तो बेसिकली कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन वही जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके क्या होते हैं, कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं। तो एक ये भी डिफरेंस है कि इंटरनल एक तो विद इन योर ऑपरेशन या विद इन योर बिजनेस ऑपरेशन, दूसरा क्या होता है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल का क्या होता है, ये आउटसाइड योर मतलब ये आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं और आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसमें भी आपके दो होते हैं, जैसे माइक्रो और मैक्रो। तो जैसे अगर मैं आपको माइक्रो की बात करूं, तो माइक्रो में आपके कौन कौन से फोर्सेस आ जाते हैं, जैसे समझ लो आपके कस्टमर्स हुए। भाई कस्टमर आपके बिजनेस ऑपरेशन को बिल्कुल अफेक्ट करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगे। और मान लीजिए क्या हो गए, मान लीजिए आपके सप्लायर्स हो गए, मान लीजिए और क्या हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, और क्या हो गए, आपके कॉम्पिटिटर्स। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अंडर द माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, वही अगर मैक्रो की बात की जाए, तो मैक्रो के अंदर आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इसके अंदर सभी पेस्टल इन्वायरमेंट, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सभी चीजें आती है। तो ये जो आपको दे रखा है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके मैक्रो इन्वायरमेंट है। और किसके अंदर आते हैं, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के आते हैं, मतलब वो फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमने पूरा का पूरा समझ लिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा इन्वायरमेंट है जिसको जो बेसिकली जहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्सेशन। तो आपको शब्द से ही दिख रहा है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, ये सभी जैसी चीजें आपकी किस में आएंगी, ये सभी आपके आ जाएंगी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज हुई, कोई लॉ हुआ, रेगुलेशन हुआ, वो सभी चीजें आ जाएंगी। अगर बात करें सोशल इन्वायरमेंट में, तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई सोशल ट्रेंड हो गया, कल्चरल वैल्यूज हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ये सभी आता है। लीगल इन्वायरमेंट में बात की जाए तो क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लॉज होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपके आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ हमने पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। इनमें से आपका कौन सा बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, अगर बात की जाए सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, तो यहाँ से आप समझो कि बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वो उसका मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, या आप कह लीजिए कि वो उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या ऑब्जेक्टिव, तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस क्या हो जाएगा कि वो एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्या करे, प्रोड्यूस करे और कस्टमर को डिलीवर करे। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स क्या है, ये आपके कह लीजिए कि फाइनेंसेस के टर्म में ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक वेल्थ क्रिएशन करो, शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव्स में भी दो। अगर आपसे सोशल ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप कहोगे कि मान लो क्वालिटी गुड्स बनाना या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीजें। लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक या फिर मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। आई होप अभी आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, MSME इन इंडिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा है कि जो MSME है, MSME मतलब बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, वो आपके क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसे हम कब कहेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन मीडियम मतलब माइक्रो लेवल पे, कब कहेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पे, कब कहेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन मीडियम लेवल पे, तो वो हम लोग कौन से बेसिस पे कहते हैं, वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कहते हैं, है ना। किसके बेसिस पे कहते हैं हम, ये टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कहते हैं। जैसे समझिए, सबसे पहले तो आप लोग MSME का फुल फॉर्म ही देख लो, दैट इज माइक्रो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया आपका MSME का। MSME का आपका फुल फॉर्म क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ये क्लासिफिकेशन हम लोग कौन से बेसिस पे करते हैं, ये क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे ऐसे लिखते जाती हूँ ताकि आपको क्लियर है ना। ये बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे।
कि आप लोग या तो कहीं नोट डाउन करते हुए जाइएगा या तो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखते हुए जाएगा। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं? इन्वेस्टमेंट के और टर्नओवर के बेसिस पे। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा आपसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो टर्नओवर है वो आपका एक्सीड नहीं कर रहा है 2.5 करोड़ से, है ना। मैंने कहा कि टर्नओवर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका अप्रोक्स 2.5 करोड़ है और जो टर्नओवर है इट्स नॉट एक्सीडिंग बियॉन्ड द 10 करोड़। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो कौन सा एंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि वो कौन सा एंटरप्राइजेस है? माइक्रो। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है और जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या है? माइक्रो एंटरप्राइज है। अच्छा, वही अगर स्मॉल की बात किया जाए तो जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 25 करोड़ मतलब 2.5 से ले लो, मतलब 25 करोड़ तक है और आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक है, तो वो आपका कौन सा एंटरप्राइज है? स्मॉल। अगर बात की जाए मीडियम, तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 125 करोड़ है और जो आपका टर्नओवर है वो अप टू 500 करोड़ है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? मीडियम। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि 2.5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 125, ये मैंने नया आपको बताया जो 2025-26 में आपका बेसिकली अनाउंस किया गया था, है ना। जो आपका बजट अनाउंसमेंट 25-26 हुआ था उसके हिसाब से मैंने आपका क्लासिफिकेशन बताया है कि इसमें क्या किया गया है। इसमें जो भी आपका कह लीजिए कि इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको 2.5 मतलब इंटू 2.5 करोड़ से बढ़ा दिया गया है और जो भी टर्नओवर है सब में क्या किया गया है? 2 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन। अच्छा, एमएसएमई के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एमएसएमई से रिलेटेड स्कीम्स बहुत पूछता है कि जो बजट 25-26 है ना, उसमें बहुत की मेजर्स दिए गए हैं। आप कह लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ स्कीम दिए गए। जैसे आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम पता होना चाहिए, है ना। पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्यों है? ताकि हम लोग जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी और रीच ऑफ प्रोडक्ट है, जो भी हमारे आर्टिशंस हैं, जो भी हमारे क्राफ्ट पीपल हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहेंस करना और उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना। तो ये कौन सी स्कीम है? ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। अभी आप लोग देखे होंगे अभी जो विश्व जो था विश्वकर्मा जी वो जो था, तो उस पर भी आप लोग देखोगे गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह बहुत सारे उससे रिलेटेड सेमिनार्स वगैरह भी बिठाए थे। तो इसका मेन मोटिव आपका क्या था? मेन मोटिव इसका यही था कि जो भी हमारे लोकल आर्टिशंस हैं, जो भी हमारे क्राफ्ट पीपल हैं, उनके प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाना। और इसके अंदर कौन सा स्कीम है? एक आपका है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक कौन सा इसके अंदर स्कीम है? वो आपका स्कीम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये आपका क्या है? ये बेसिकली आपका एक पोर्टल है। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक पोर्टल है जो कि आपका लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2020। पोर्टल आपका कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च ऑन ये पोर्टल बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म करता है ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस वगैरह है हो सके। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है जो भी आपके रजिस्ट्रेशन आपके एंटरप्राइजेस के तो वो आपका होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, है ना। तो एक मैंने आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम बताया, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बताया। इसी तरीके से एक और स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आपका कह लो कि जो भी नॉन फार्म सेक्टर्स हैं या जो भी आपके स्मॉल सेक्टर्स हैं उनको क्या करना? उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। इसी तरीके से जैसे कुछ और स्कीम है, ये सब स्कीम बहुत पूछता है कि जो स्फूर्ति स्कीम है वो किससे रिलेटेड है। तो याद रखिए कि जो स्फूर्ति स्कीम है ना वो भी आपका एमएसएमई से ही रिलेटेड है। मतलब स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये भी आपका क्या है? स्फूर्ति जो स्कीम है वो भी आपकी किससे रिलेटेड है? एमएसएमई से ही रिलेटेड है। स्फूर्ति के साथ जैसे आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट वो भी आपका इसी से रिलेटेड है। आगे जब हम लोग सेशंस वगैरह पढ़ेंगे, जब पूरी डिटेल्ड क्लासेस करेंगे, वहाँ पे एक एक चीज देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इन इंडिया प्राइमरीली एम्ड एट। तो जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है उसका मेन एम क्या है? बस आपका ये पूछा है। तो क्या उसका आप लोग खुद देखो, एक एक ऑप्शन पढ़ते। क्या गवर्नमेंट की ओनरशिप को बढ़ाना है? नहीं भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है।
आपको पता है एक और चीजें आई थी, क्या आई थी? एलपीजी मॉडल, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू इंडस्ट्री मेन एम क्या था बताइए? तो इसका मेन एम था कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी मॉडल है उसको क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई प्राइवेटाइजेशन आने के बाद प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस का कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, तो ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में, लेकिन इसका प्राइमरी मोटिव या प्राइमरी एम नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट की ओनरशिप को बढ़ाना, भाई ये भी कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री की डी लाइसेंसिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, कह रहा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? बताइए, मतलब बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, अब ये खत्म हो गया, मतलब इस इंडेक्स को रिलीज नहीं किया जा रहा, लेकिन खैर ये क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वो पब्लिश किया जाता है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या आप कह लो कि जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको पब्लिश किया जाता है। तो दिस स्कीम या दिस इंडेक्स इज बेसिकली पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ल्ड बैंक क्या है या वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के अंदर कौन कौन आते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में समझ लीजिए कि इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? इसको पब्लिश वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा किया गया, मतलब किया जाता था, लेकिन सितंबर 2021 से, है ना, सितंबर 2021 से मतलब ये क्या हो गया? ये आपका डिसकंटिन्यू हो गया, है ना। फ्रॉम सितंबर 2021 इट डिसकंटिन्यूड, मतलब अब ये इंडेक्स आपका रिलीज नहीं किया जा रहा है, इट डिसकंटिन्यूड। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक क्या है, तो वर्ल्ड बैंक आपको बेसिकली पता है कि वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपकी क्या है? जिसके अंदर टोटल आपकी 189 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनका मेन एम क्या होता है? जिनका मेन एम होता है कि पॉवर्टी को क्या करना? रिड्यूस करना, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना, जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करना, उनको फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका है? ये सब काम आपका वर्ल्ड बैंक में। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के साथ एक और शब्द जुड़ जाता है, मतलब अगर आप वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 189 कंट्रीज होते हैं। अच्छा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये भी याद रखिए कि 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आपका क्या है? हेडक्वार्टर आपका बेसिकली वॉशिंगटन डीसी है ना। मैं लिख देती हूँ आपका इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इट्स हेडक्वार्टर इज बेसिकली द वॉशिंगटन डीसी, है ना। क्या हो जाएगा आपका? वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ से याद रखिए, बहुत पूछता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बेसिकली यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जैसे सबसे पहला इंस्टीट्यूशन आपका क्या है? सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है IBRD। मैं फुल फॉर्म लिखती नहीं हूँ, मैं बताती हुई जा रही हूँ। दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो कब फॉर्म किया गया था? ये आपका फॉर्म किया गया था 1944 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? जब वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था तभी IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। कब? 1994 में। इसका काम क्या था? बेसिकली लोन्स और ग्रांट्स और क्रेडिट प्रोवाइड करना। अच्छा, इसी के बाद आपका क्या है, मतलब फिर आपका क्या है? IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये बेसिकली आपका फॉर्म हुआ था 1960 में। प्लीज अगर जो भी स्टूडेंट UGC नेट के लिए देख रहे हैं ना, उनको ये पूरे डेट्स वाइज अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आप लोग जानते होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने में आता है कि कौन सा पहले आया तो कौन सा बाद में आता है, या कभी आपको 5 ऑप्शंस दे देगा, पूछेगा कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप में नहीं आते, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो 1960 में आया था। एक और आपका क्या आता है? IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये आपका कब फॉर्म हुआ था? 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका बेसिकली मेन काम क्या था कि जो IFC था, मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, ये बेसिकली आपका एडवाइजरी का काम, इन्वेस्टमेंट का काम और एसेट मैनेजमेंट जैसे वर्क को देखता था, या जो भी प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट है ना, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनके प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजों को देखना काम किसका था? IFC का था। फिर और कौन सा है? एक है आपका MIGA, दैट इज
मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जो कि आपका कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। इसका बेसिकली क्या था, ये ऑफर करता था आपका जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इनहांसमेंट गारंटी से रिलेटेड था। अच्छा, एक और कौन सा था इसमें, एक था आपका ICSID, ये तो बहुत पूछता है, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो क्लियर हो गया से ही कि इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह इसको जाना जाता था। इसका एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 1966 में होता। तो ये आपके 5 कह लीजिए 5 विंग्स हैं या 5 ग्रुप हैं जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं, दैट इज IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, जैसे IBRD के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि जो IBRD है ना, IBRD क्या है, आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है ना। क्या है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज जो आपको यहाँ पे बताते हुए चल रही हूँ ना, वो सभी चीजें याद इंपॉर्टेंट है आपकी। ये क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, मतलब जहां जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चलूंगी। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया कि वर्ल्ड बैंक के बारे में या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। क्लियर है। चलिए, अच्छा, अगर मैं बात करूं आपको, मतलब इसी के साथ साथ आप लोग देख लेना कि IMF क्या है। बेसिकली IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो बेसिकली उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। इसी के साथ साथ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ साथ UNCTAD। तो इसका आपको क्या पता होना चाहिए, इन सभी का आपको बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए वो इसका मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके 2-3 आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता होने चाहिए। चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ कि देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, वेट अ सेकेंड, चलिए, जैसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट यही बताते हुए चलती हूँ। तो अगर मैं IMF का बात करूँ तो IMF आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में। आपको फुल फॉर्म क्लियर है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब अगर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए IMF को लाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात की जाए WTO, तो WTO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो जो WTO था वो आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन WTO के पहले क्या था, तो WTO का पहले आपका GATT था, ठीक है। GATT जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। GATT को ही रिप्लेस करके आपका WTO आया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। उसके बाद आपका आता है UNCTAD। UNCTAD मतलब बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका आपका बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुआ था। इसका मेन फंक्शन क्या था, ये आपका एक आप कह लीजिए कि इसका मेन फंक्शन आपका था कि जो भी इक्विटेबल इंटीग्रेशन, मतलब इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेशन से रिलेटेड उनके पोटेंशियल को बढ़ाना, इक्विटी को प्रमोट करना, इक्विटेबल चीजों को प्रमोट करना, ये सभी चीजें थी। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो। चलिए, अब ये आप लोग मुझे आंसर करोगे कि इनमें से कौन सा आपका माइक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है। तो ऊपर आइए, देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉम्पिटिटर्स, ये सभी आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पे आए तो कस्टमर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं। तो इनमें से क्या नहीं है, तो इनमें से मॉनिटरी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी आपका बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक, जो हम लोग आगे बढ़े कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, रीड आउट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। बताइए वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है, प्राइवेट इंडिविजुअल, और जहां मोटिव क्या होता है। तो भाई आपने ये इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ मतलब इकोनॉमी के अंदर आपका इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये उसी से क्वेश्चन है कि वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपका कंट्रोल और ओन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका कंट्रोल और ओन किया जाता है आपका बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो वो आपका क्या है, चलिए, तो भाई वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो आपका कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद इकोनॉमिक सिस्टम है। बेसिकली
क्लियर हो रहा है कि पूंजीवाद, कैपिटल, कैपिटलिज्म, ठीक है। अच्छा, अगर सारी चीजें ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, सोशलिज्म। मैं लिख दे रही हूँ, अगर सारी चीजें ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज्ड गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएंगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड, बेसिकली द मिक्सचर ऑफ बोथ। तो याद रखिए कि अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो कैपिटलिस्ट, पब्लिक ओनरशिप है तो सोशलिस्ट, दोनों का मिक्स है तो वो आपका हो जाता है बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, एक और चीज देखिए, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके क्या होते हैं, फ्री मार्केट फोर्सेस होते हैं। मतलब यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस होता है या मार्केट जो होता है वो डिटरमाइन किसके बेसिस पे किया जाता है, फ्री मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे। मतलब इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी किस पे होती है, फ्री मार्केट फोर्सेस पे डिवाइड होती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइसेस होंगे, जो भी मार्केट है वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वही यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीजें की जाती है। इसको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिज्म को, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फिजिकल पॉलिसी है वो आपका किससे रिलेटेड है, चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पे मैं आपको भी बता दूंगी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए आंसर करिए। आंसर गाइस, तो देखिए अगर बात की जाए कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है। फिजिकल पॉलिसी में आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई, गवर्नमेंट का टैक्सेशन हो गया, डेट हो गया, ये सभी चीजें आती है। तो इट इज कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है भाई। फिजिकल पॉलिसी आपको पता है कि फिजिकल पॉलिसी भी क्या है, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसीज है जिसका इस्तेमाल कौन करता है, मैं बता देती हूँ। देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी बेसिकली एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करता है। किस लिए इस्तेमाल करता है, बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करता है आपके कह लीजिए कि गवर्नमेंट इसको बेसिकली यूज करता है अपनी स्पेंडिंग लेवल्स को देखते हुए, टैक्सेस के लिए। ये सब चीजें बेसिकली आपके फिजिकल इकोनॉमी, फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रही हूँ कि फिजिकल पॉलिसी के अंदर आपके बेसिकली तीन इसके जो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक आपका हो जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक आपका हो जाता है गवर्नमेंट रेवेन्यू, और एक आपका हो जाता है पब्लिक बोरोइंग्स। मैं अभी आपको सारी चीजें जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वहां पे फिजिकल पॉलिसी एक और बार है तो मैं आपको चीजों को एक और बार समझा दूंगी। तो अभी याद रखिए कि जो फिजिकल पॉलिसी है बेसिकली किससे कंसर्न होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन किस में आ जाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और क्या हो जाएगी आपकी पब्लिक बोरिंग में लिख देती हूँ। देखिए चलिए यहाँ पे समझा ही देते हैं, फिर नहीं तो रह जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट में सबसे पहला आ जाता है आपका गवर्नमेंट रिसीट। रिसीट या गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब आपको क्लियर है कि जो भी आपके गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं। अब रिसीट भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है और एक क्या हो जाएगा आपके कैपिटल रिसीट, है ना। एक आपका क्या हो सकता है रेवेन्यू रिसीट और एक आपका होता है कैपिटल रिसीट। अब रिसीट भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक जो टैक्स रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते हैं टैक्सेस के थ्रू, एक जो होता है जो नॉन टैक्स मतलब टैक्स नहीं टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट नहीं अर्न करता है या गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं होता है, टैक्स के अलावा अन्य किसी चीजों से। अन्य कोई चीज क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई फीस चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई लाइसेंस वगैरह आपको इशू करती है तो बदले में फीस लेती है, या मान लीजिए कोई फाइन्स वगैरह लेती है। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। और किसके अंदर आते हैं आपके, ये सब आपके गवर्नमेंट रिसीट के अंदर आते हैं। कैपिटल रिसीट्स मतलब शब्द आपको कैपिटल से ही क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल रिसीट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू आपको दे। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लोन रिकवरी करा, है ना, मतलब जो गवर्नमेंट को हमेशा ये रेवेन्यू नहीं होगा, मतलब एक बार होगा, पर ये क्या होता है एक हैवी अमाउंट होता है और एक लॉन्ग टर्म के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए और कैपिटल रेवेन्यू क्या है, मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ, गवर्नमेंट ने कोई बोरोइंग वगैरह करी, तो ये सभी आपकी किस में आती है, ये सभी आपके आ जाते हैं गवर्नमेंट रिसीट में, जो कि आपका क्या है फिजिकल पॉलिसी का। अच्छा, गवर्नमेंट रिसीट के साथ साथ वेट सेकेंड, देखिए गवर्नमेंट रिसीट्स के साथ साथ आपका एक और क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक मिनट एक मिनट।
चलिए अब मैं यहीं पे बता देती हूँ। अब देखिए गवर्नमेंट रिसीट्स के साथ साथ और क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तो हमने देखा गवर्नमेंट रिसीट होता है और आपका क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। सेकंड आपका क्या हो जाता है, सेकंड आपका हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको शब्द से क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू आता है उसको वो खर्चा क्या करता है, खर्चे। अब मान लीजिए सरकार खर्चा किस पे करेगा, एक तो वो अपने पब्लिक डेवलपमेंट पे कर सकता है, मतलब मान लीजिए रोड बनवाए, मान लीजिए वो लोन लिया है, मान लीजिए यहाँ पे उसने बोरोविंग किया तो बोरोविंग पे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट पे उसका खर्चा जा रहा है, कोई लोन रीपेमेंट करना उस पे खर्चा जा रहा है, डिफेंस वगैरह मैनेज कर रहा है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मतलब जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं। अब एक्सपेंडिचर भी आपके दो तरीके के सेम वही हो जाते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो उसको रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार बियर करना पड़ता है, एक वो खर्चे जो एक बार बियर करना पड़ता है। अब रेवेन्यू में क्या होता है, मान लीजिए उसको कोई इंटरेस्ट वगैरह देना है गवर्नमेंट को, मान लीजिए डिफेंस के एक्सपेंसेस बियर करने, सैलरीज देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ये सभी कहाँ से जाते हैं भाई, जो हमारे टैक्स के थ्रू या जो हमारे नॉन टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है ना, वहीं से खर्चे होते हैं। ठीक है, अच्छा वही कैपिटल रिसीट्स क्या है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने बड़ा लोन रीपेमेंट कर दिया, किसी कंट्री से लोन लिया था उसको रीपेमेंट कर दिया, तो भाई एक बार ही तो ये खर्चा होगा, हर महीने महीने थोड़ी ना लोन भरने लगेगा, है ना, तो ये सब होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब यही आपका याद रखिए कि अब जब यही अब इन दोनों में अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो याद रखिए कि जब आपका गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है अगर वो ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो वो क्या होता है, डेफिसिट का सिचुएशन होता है। अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी। और यही अगर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा है पर खर्चे कम है तो क्या होता है, सरप्लस बचता है। ठीक है, तो एक इसका कॉम्पोनेंट क्या हो गया आपका गवर्नमेंट रिसीट, दूसरा कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और वही आपका तीसरा इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, तीसरा इसका आपका कंपोनेंट बेसिकली हो जाता है पब्लिक बोरोविंग। वो इसी से रिलेटेड तो मैं यही पे आपको समझा देती हूँ। तीसरा इसका कंपोनेंट क्या हो जाता है, बेसिकली इसका तीसरा कंपोनेंट हो जाता है आपका पब्लिक बोरोविंग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा पब्लिक बोरोविंग का सिचुएशन कब बनता है, जब ये आपकी डेफिसिट का सिचुएशन होता है। डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है पर रेवेन्यू कम है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का खर्चा 100 करोड़ है पर रेवेन्यू उसके पास सिर्फ और सिर्फ 95 करोड़ है, तो भाई 5 करोड़ का तो वो डेफिसिट में जा रहा है, तो इस 5 करोड़ को वो कवर करने के लिए क्या करेगा, लोन्स वगैरह लेगा, पब्लिक बोरोविंग करेगा, है ना। तो वही कहते हैं कि पब्लिक बोरोविंग मतलब जब गवर्नमेंट रेज करता है रेवेन्यू या गवर्नमेंट रेज करता है मनी अपने पॉपुलेशन से, अपने डोमेस्टिक लोगों से या कहीं अब्रॉड से, तो वो क्या होता है पब्लिक बोरोविंग। तो फिस्कल पॉलिसी के 3 कंपोनेंट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक बोरोविंग्स, ये सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है आपके फिस्कल पॉलिसी के। अच्छा नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी है, पब्लिक डेट फिस्कल पॉलिसी है, तो बचा क्या, बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है अभी मैं आपको एक और बार बताऊंगी आगे। ठीक है, आगे मैं आपको ये चीज समझाऊंगी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज के और भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। क्या गवर्नमेंट एक रेगुलेटर और प्रमोटर है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या गवर्नमेंट सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है, नहीं। क्या गवर्नमेंट सिर्फ कस्टमर है, सप्लायर है, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि गवर्नमेंट इज बोथ अ रेगुलेटर एंड प्रमोटर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। मतलब गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके पहले आपका कौन सा एक्ट था, बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था, तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के पहले आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, है ना। पहले 1986 था, बाद में इसको रिप्लेस किया गया गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट में बार बार कह रही हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। क्यों ऐसा किया कि भाई अभी पता है हमारा ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। हमारे आपको पता है ई कॉमर्स हो गया और एडवर्टाइजिंग बहुत वास्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा सारी टेक्नोलॉजी बेस हो रही है, तो इन्हीं सब देखते हुए बहुत सारे चेंजेस करके नया एक्ट लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसका मेन फोकस ई कॉमर्स रिलेटेड था। इसी के अंदर आपका CCPA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। CCPA क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बेसिकली आप कह लीजिए कि अथॉरिटी है जिसका बेसिकली मेन मोटिव था रेगुलेट करना जो भी कंज्यूमर की राइट्स वगैरह है उनको, और ये चीज देखना कि कहीं कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ एडल्टरेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब देखना। तो ये सब मतलब बेसिकली 1986 को और अच्छे से करके और उसकी रिवैम्पिंग करके नया एक्ट लाया गया, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा राइट नहीं है, राइट ऑफ अ कंज्यूमर नहीं है, बताइए। तो भाई आपको सारे राइट्स पता होने चाहिए। राइट टू सेफ्टी बिल्कुल होता है, राइट टू इन्फॉर्म या राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होता है, राइट टू सीक रिड्रेशन बिल्कुल होता है। और कौन कौन से राइट्स होते हैं, और आपका होता है राइट टू चॉइस होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा होता है। एक आपका हो जाता है राइट टू चॉइस होता है, और आपका क्या हो जाता है राइट टू बी हर्ड होता है, राइट टू बी हर्ड होता है। और आपके क्या राइट्स होते हैं, राइट टू सीक रिड्रेशन हमने देख लिया। बेसिकली 6 राइट्स होते हैं। एक आपका हो जाता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, क्या होता है, एक आपका हो जाता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो 6 राइट्स हैं, आप याद रखिएगा। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कौन सा नहीं है, सी वाला आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। फेमा प्राइमरली डील्स विद, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो प्राइमरली किससे डील करता है। अच्छा अगेन फेमा फेरा आपको पता होना चाहिए, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए, फेमा फेरा में क्या डिफरेंस है, ये सब थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। बताइए जो फेमा है वो प्राइमरीली किससे डील करता है। फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बेसिकली कौन सा एक्ट था, ये आपका एक्ट था 1999, ठीक है। अर्लियर इसके पहले क्या था, इसके पहले आपका बेसिकली फेरा था। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, बाद में इसको रिप्लेस करके ये आपका फेमा आया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अच्छा बात की जाए फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फेमा का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ना वो फैसिलिटेट करना कि जो भी आपके एक्सटर्नल ट्रेड्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी आपके एक्सटर्नल ट्रेड्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी आपके फॉरेन पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी एक्सचेंज वगैरह हो रहे हैं, वो आपका क्या करना अच्छी तरीके से, मतलब उनको फैसिलिटेट करना, उनको प्रॉपरली फंक्शनिंग कराना, और क्या करना बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छे से मेंटेन करना और उनको ऑर्डर के साथ डेवलपमेंट करना। तो इसका मेन मोटिव क्या था, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना और जो भी फॉरेन पेमेंट्स हैं, एक्सचेंज है, जो भी एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं, उनको क्या करना देखना। तो फेमा के बारे में याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको ये बेसिकली किसको रिप्लेस किया गया था, ये किसने रिप्लेस किया था, इसको इसने आपका बेसिकली फेरा को रिप्लेस किया था, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि फेमा आपका बेसिकली एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उनके लिए था। अच्छा बात किया जाए फेमा को इम्पावर किसके द्वारा किया जाता है, तो इट्स इम्पावर बाय द RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको इम्पावर किया जाता है ना। और ये जो भी हमारे कैपिटल और करंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको भी ये क्या करता है, लुकआउट करता है, देखता है। समझ में आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। फेमा के बारे में याद रखिएगा कि कौन सा है आपका एक्ट 1999, इसके पहले फेरा था जो कि आपका क्या एक्ट था 1973। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस इंक्लूड, कौन से आपके सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हमने देखा है बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ये सभी। तो उसी में आपका है सोशल कल्चरल फैक्टर्स जो आपके किसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स में आपके क्या कहते हैं, सोसाइटी और कल्चर में क्या आएगा, आपका कस्टम आएगा, ट्रेडिशन आएगा, वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज आएंगे। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन अभी हमने ऊपर देखा, ये कौन से इन्वायरमेंट में आएगा, ये आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह ये आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा। बात की जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस में आ जाएगा, तो ये आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR implies that a business has a responsibility towards, बेसिकली जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका क्या इम्प्लाई करता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवर्ड्स है। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए बनती है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी एम्प्लॉय के लिए बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी इन्वायरमेंट के लिए। जी बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से क्लियर है कि एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सोसाइटी के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या है। अब इसके अंदर अलग अलग जैसे इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे CSR के ही अंदर आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, CSR के ही अंदर आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, इसी के अंदर आपकी डिस्क्रिशनरी भी आती है, मैं लिख दे रही हूँ, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।
क्या आती है इसके अंदर, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इसी के अंदर आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर एक कॉम्बाइन किया जाए तो ये सोसाइटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीएसआर के रिलेटेड, जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है कि की कॉम्पोनेंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूजीसी नेट और स्टेट्स वगैरह में तो इंपॉर्टेंट ये काफी है कि की कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं आपके सीएसआर के। तो सीएसआर के की कॉम्पोनेंट्स, सबसे पहला इसका जो की कॉम्पोनेंट है वो है आपका इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसको प्लीज याद रखिएगा, ये कभी कभी ऐसे पूछ भी लेता है। ठीक है, कौन सा है आपका, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके की कंपोनेंट्स क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है आपका, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने ऊपर देखा, बस इसी के आपको इसी को एग्जैक्ट नाम वाइज याद रखना है। क्या होता है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर जो मैंने बताया वही चीज है। और आपका क्या होता है, फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक। तो याद रखिएगा ये चार मेन कंपोनेंट हैं आपके किसके, सीएसआर के, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, फिलेंथ्रोपिक और इन्वायरमेंटल। ठीक है, डिटेल्स में हम सभी अपने कोर्सेज में समझेंगे एक एक चीज को डिटेल। अच्छा, सीएसआर के बारे में अगर हम सीएसआर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजन आपके कंपनीज एक्ट में भी होगा। जी बिल्कुल है। तो जो सीएसआर है वो आपका किस में आता है, ये आपका आता है अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 के ये सेक्शन 135 के अंदर आता है। इस सेक्शन में बेसिकली सीएसआर से रिलेटेड क्या कहा गया है, तो इस सेक्शन में सीएसआर से रिलेटेड बेसिकली ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेट हाउसेस, अगर उसका नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, उसकी प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, उसको एटलीस्ट 2% प्रॉफिट ने किया है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, उसको स्पेंड करना है अपने सोशल मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स। क्या है, मैं एक और बता देती हूँ। तो ये क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा और प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2% एटलीस्ट 2% किसका, ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करने पड़ेंगे किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। ये आपका कंपल्शन है, उसको करना ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस ऑपरेशन। एसर्शन कह रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं क्या वो इम्पैक्ट डालती है बिजनेस ऑपरेशंस में। जी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल डालती है। भाई हमें ऑलरेडी पता है कि अलग अलग चीजें होती है जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करती है, तो उन्हीं में से आपका एक इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ए रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी विद अ हाई इंटरेस्ट रेट कैन मेक अ बोरोइंग एक्सपेंसिव अफेक्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान। कह रहा है कि अगर जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम बहुत हाई इंटरेस्ट रख ले, भाई मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर क्या आते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव कुछ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे आपका बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, ये सभी। तो वही कह रहा है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कर दे तो बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएंगे बिजनेस के लिए। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इंटरेस्ट रेट में से मान लीजिए हमने अपने रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या होता है, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या होता है, बेसिकली आरबीआई आपका लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। तो अगर रेट ज्यादा होगा तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, अगर वो कम लोन लेंगे तो वो आगे कस्टमर्स को कम लोन देंगे। तो वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो जो पब्लिक की बोरोइंग है, बिजनेस की बोरोइंग है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी और वो आपके इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन प्लान को अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पे भी आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे भी आपकी किसकी बात हो रही थी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो दोनों करेक्ट है एंड बेसिकली आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉमनली नोन एज। चलिए इसको आंसर करिए कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी को एक जगह करना, पूरी इकोनॉमी को मतलब फ्री कर देना। अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं आराम से यूएस के साथ ट्रेड कर सकती हूँ, यूएस भी है, मतलब क्या करना, अपनी इकोनॉमी को फ्री कर देना, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं रखना। तो वो बेसिकली क्या होता है, लिबरलाइजेशन, लिबरल कर देना, लिबरलाइजेशन कर देना, इंटीग्रेशन आसान बना देना कि दो कंट्री
कंट्रीज अपने में इंटीग्रेट करके भी चीजों को कर सके। ये प्राइवेटाइजेशन बेसिकली निजीकरण, प्राइवेटाइज करना। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेशनल मार्केट को ओपन कर देना। समझ में आया? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपका क्या होता है, बताइए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने अभी सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना कि एलपीजी मॉडल जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मैं एक एक चीज को बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ आपको लिबरलाइजेशन का, तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना चाह रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रही है, तो जो भी टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स बैरियर है उनको क्या कर देना? रिड्यूस कर देना। जो गवर्नमेंट की कंट्रोल है उसको कम से कम कर देना, ताकि आराम से कंट्री एक दूसरे में क्या कर सके? ट्रेड कर सके। ठीक है, लिबरलाइज कर देना सिंपल सा मतलब है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो भी आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको क्या करना? बेसिकली प्राइवेट एंटिटीज वगैरह में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ताकि बिजनेस और अच्छा हो जाए। अच्छा, बात की जाए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे आप एफडीआई वगैरह आज हो पा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, हम फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज के बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकते हैं, वो हमारे कंट्रीज को खरीद सकते हैं, हम आराम से किसी भी कंट्री के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब आसान किसके थ्रू हुआ है? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो ग्लोबलाइजेशन ट्रेड बैरियर्स को इंक्रीज करता है? नहीं भाई, ट्रेड बैरियर डिक्रीज होता है किसमें? लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ, बिल्कुल ये इसके मेजर ड्राइवर्स हैं। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस? नहीं भाई। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पॉलिसी? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर वन कंपनी ग्रांट अनदर कंपनी द राइट टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जहां एक कंपनी दूसरे कंपनी को राइट देती है कि वो इसके क्या कर ले? वो इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है। अब इंटेलेक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका? या तो पेटेंट या तो ट्रेडमार्क। तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। तो देखिए बहुत से सिंपल है, आपको ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कि वो कौन सा एग्रीमेंट होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। तो वो आपका होता है लाइसेंसिंग, है ना। देखिए सिंपल से अगर बात की जाए कि लाइसेंसिंग क्या होता है, तो आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे कंपनी की जगह मान लीजिए ये कंट्री ए है, उसकी कोई कंपनी 1 है, और ये मान लीजिए ये कंट्री बी है, ये कंट्री बी है, उसकी कोई कंट्री 2 है। तो अगर ये कंट्री इस कंट्री को राइट दे दे कि भाई आप मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट टू यूज है आपको, या आप मेरे लाइसेंस का मतलब क्या कर सकते हो? आप बेसिकली मेरे कह लो कि मेरे ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हो, है ना। आप मेरे द्वारा बनाए गए कोई कॉपीराइट वाली चीज है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेरे ब्रांड को यूज कर सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको लाइसेंसिंग कहते हैं ना। तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जहां एक कंपनी दूसरे कंपनी को राइट देती है कि वो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सके, उसको लाइसेंसिंग। अच्छा देखिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन होता होगा कि भाई लाइसेंसिंग भी यही होता है और फ्रेंचाइजिंग भी अप्रॉक्स यही होता है। तो आई नो कि ये कंफ्यूजन होने वाली टॉपिक है, तो आप खुद समझिए कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइसेंसिंग क्या होता है। लाइसेंसिंग में बेसिकली एक कंट्री या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक राइट टू यूज देती है कि वो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पेटेंट है, जो भी उसकी कॉपीराइट है, जो भी उसका ट्रेडमार्क है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसी तरीके से तो फ्रेंचाइजिंग भी होता है। आखिर डिफरेंस आता कहाँ पे है? तो देखिए सिंपल सा होता है कि अगर मैं आपको बात कहूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपको मतलब राइट टू यूज के साथ साथ मतलब यहाँ पे आपको राइट टू यूज तो मिलता ही है, यहाँ पे भी आपको राइट टू यूज मिलता है, और यहाँ पे भी आपको कहा जाता है कि आप मेरे ट्रेडमार्क, आप मेरे कॉपीराइट, आप मेरे पेटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी वही कहा जाता है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में आपको क्या मिलता है? राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिलता ही मिलता है, साथ के साथ आपको क्या मिलता है? आपको इंटायर बिजनेस मॉडल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आपको इंटायर बिजनेस मॉडल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि जैसे मान लो हमारी कंट्री में मैकडॉनल्ड है ना, मैकडॉनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, स्पेशली जो मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज वगैरह, ये सब क्या है? ये सब फ्रेंचाइजिंग आउटलेट्स है ना।
मैकडॉनल्ड्स का मान लो हेड ऑफिस कहीं होगा, या उसका मेन उसकी जो कंपनी होगी उसका जो हेड ऑफिस होगा वो कहीं और होगा, किसी और कंट्री में होगा, तो हमारी कंट्री ने क्या लिया, या हमारी कंट्री के कोई XYZ वेंडर ने क्या लिया, उसका राइट लिया है। अब वो क्या करता है, एक तो मैकडॉनल्ड का साइन का भी इस्तेमाल करता है ना, एक तो उसके ब्रांड का भी इस्तेमाल करता है, दूसरा उसके ट्रेडमार्क को भी इस्तेमाल करता है, साथ के साथ उसके वो सारे बिजनेस मॉडल को भी फॉलो करता है। मतलब साथ के साथ मतलब उस कंट्री का मैकडॉनल्ड हमारी कंट्री को बताएगा कि भाई आपको बर्गर बनाना किस तरीके से है, क्या मशीन है, मतलब आपको जो बर्गर के अंदर की पेटी है वो कैसे आपको बनानी है, या आपको बर्गर का साइज क्या रखना है, बर्गर के वेरिएंट्स क्या आएंगे, वो सब किसका फॉलो करेगा, किस ओरिजिन कंट्री का, या जो उसके कंट्री का हेडक्वार्टर होगा, जो स्पेसिफिक ब्रांड का हेड ऑफिस होगा उसको फॉलो करेगा। तो जब आपको राइट टू यूज के साथ साथ इंटायर बिजनेस मॉडल भी मिल जाए तो वो फ्रेंचाइजिंग होता है। और लाइसेंसिंग के अंदर आप बेसिकली एक लाइसेंस फी करके बस आप एक राइट टू यूज लेते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, जैसे कि ट्रेडमार्क कोई सॉफ्टवेयर है वो हो गया। मतलब यहाँ पे आपका जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, मिनिमल होता है, बहुत कम कंट्रोल होता है ना, बस आपको एक ब्रांड यूज करने का वो मिल गया। लेकिन फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या मिलता है आपको, इंटायर बिजनेस मॉडल हो गया। यहाँ पे आपका जो कंट्रोल का लेवल होता है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो आई थिंक आपको बेसिकली दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है। यहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी को बस राइट टू यूज देती है लाइसेंस फीस के बदले में। यहाँ पे आपको राइट टू यूज के साथ साथ पूरा एक एंटायर मॉडल, आपको टेक्निकल नो हाउ, उसको ऑपरेशंस कैसे करनी है, सभी चीजें मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं भी जब पढ़ती थी तो मुझे इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता था, डिफरेंट डाउट होता था, तो वही मैं सोची कि अलग से मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर और देख ले, बेसिकली ये सभी हैं क्या, FDI, जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, ये सभी हैं क्या, तो ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके बेसिकली वेज टू एंटर द फॉरेन मार्केट। ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक तरीका है जो आप क्या कर सकते हो, फॉरेन में मार्केट कर सकते हो, या बेसिकली फॉरेन बिजनेस कर सकते हो। जैसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू कर सकते हो, FDI के थ्रू। और मान लो जैसे, चलिए एक एक करके मैं आपको सभी चीजों को समझा ही देती हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ ताकि मैं आपको यही पे समझा दूँ। जैसे मान लो अभी मैं आपको समझाती हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। मान लो ये इंडिया है ना, इंडिया है, और मान लो USA के साथ उसको ट्रेड करना है ना, USA के साथ ट्रेड करना है। तो सबसे डायरेक्ट मेथड क्या है, मान लीजिए इंडिया और USA को ट्रेड करना है, मान लीजिए इंडिया को USA का कोई सामान बेचना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एक्सपोर्टिंग का, है ना। USA उसको एक्सपोर्ट कर दे, इंडिया उसको इंपोर्ट कर दे। तो सबसे डायरेक्ट एंट्री, अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको डायरेक्ट एंटर करना है फॉरेन मार्केट में, तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान और सबसे फॉरमोस्ट तरीका क्या होता है, तो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का होता है। सिंपल, अगर मैं मान लीजिए XYZ वेंडर हूँ और मुझे USA का कोई सामान अपने स्टोर में रखना, तो मैं USA से वो क्या कर लूंगी, इंपोर्ट करूंगी, USA मुझे वो चीज एक्सपोर्ट करेगा। तो सबसे सिंपल और सबसे ईजी तरीका क्या होता है, एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। एक तो ये तरीका हो गया फॉरेन मार्केट में एंटर करने का। दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैं क्या करूंगी, मैं US के ही किसी वेंडर को उठाऊंगी, मैं उसके साथ क्या कर लूंगी, कॉन्ट्रैक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करूंगी। तो ये वो होता है जहां आप दूसरे कंट्री के साथ या दूसरे कंपनी के साथ एग्रीमेंट में आते हो, या USA का कोई लोकल मैन्युफैक्चरर होगा, मैं उसके साथ क्या करूंगी, उसके साथ मैं एग्रीमेंट में आऊंगी, फिर क्या करूंगी, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो दूसरा तरीका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि मैं वहां का कोई लोकल मैन्युफैक्चरर पकड़ूंगी और उसके साथ में एग्रीमेंट करके फिर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो मुझे टेक्निकल नो हाउ देगा, रिसोर्सेज मेरे रहेंगे, मैं अपनी मशीन सेटअप, मतलब दोनों मिलके चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में भी क्या होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसा ही होता है कि यहाँ पे भी दो कंट्री एक जो, मतलब जॉइंट वेंचर में बेसिकली ये डिफरेंस हो जाता है ना कि जब दो लोग, मतलब इंडिया और US, कोई इंडिया का वेंडर था, कोई US का वेंडर था, दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे से डिसाइड किया कि चलो भाई हम लोग मिलके कोई एक बिजनेस करते हैं या कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके टेक्निकल नो हाउ को, उसके चीजों को इस्तेमाल करते हो, उसके नॉलेज के इस्तेमाल करके वही चीज अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हो या उसके कंट्री में करते हो, जो भी केसेस होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका आपका जॉइंट वेंचर का हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया, होली ओन्ड सब्सिडियरी। अब मान लीजिए इंडिया है, अच्छा इंडिया छोड़िए, मान लीजिए US है, सिंपल समझ लीजिए कि मान लीजिए US है, US चाह रही है कि वो इंडिया में क्या करे, कोई कंपनी खोले, है ना। मान लीजिए कोई अपना उसका कोई, मान लीजिए कोई भी उसका एक कंपनी है,
कोई भी उसका एक ब्रांड है, वो चाहती है कि वो हमारे कंट्री में क्या करे, उसका ब्रांच खोले, तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली वो एक पूरी तरीके से अपने आप को इंडिया में एस्टैब्लिश करेगी। तो मान लीजिए अगर यूएस अपने आप को जीरो से अगर ग्राउंड लेवल से इंडिया में अपनी सब्सिडियरी को खोली, अपने आप को एस्टैब्लिश कह रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए वही यूएस जो है वो ऑलरेडी कोई एक कंपनी पहले से थी, उसको वो क्या कर लिए, टेक ओवर कर लिए, फिर थोड़े बहुत मॉडिफाई करके वो अपनी चीजों को बना लिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री में पूरे जीरो से शुरुआत करती है तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड कहते हैं। और ऑलरेडी कुछ एस्टैब्लिश होता है, उसको टेक ओवर करेगी, अपने कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके चीजों को स्टार्ट करेगी, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। ये दोनों ही आपके किस में आते हैं, ये दोनों ही आपके होली ओन सब्सिडियरी में आते हैं। मतलब जब हम वहां की कोई कंपनी को खरीद ले या टेक ओवर कर ले, या तो शुरुआत से स्टार्ट करें या बीच से स्टार्ट करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होली ओन सब्सिडियरी कहते हैं। ठीक है, नीचे भी आपके जो है वो भी आपके तरीका ही है, तो मैं वो भी बता दूंगी। एक्विजिशन मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई भी XYZ कंपनी को कोई भी ABC कंपनी क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। फ्रेंचाइजिंग मैंने आपको बता दिया, ग्रीनफील्ड बता दिया। अच्छा, अब एक और टर्म आपको दिख रहा है, टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी मेट्रो है, मान लो जैसे लखनऊ मेट्रो की मैं बात करती हूँ, तो मान लीजिए लखनऊ मेट्रो है, या हाँ जैसे मान लो लखनऊ मेट्रो है, तो क्या लखनऊ की जो मेट्रो है वो उसका मैन्युफैक्चरर कोई इंडिया का है? नहीं भाई, आपको पता है उसका मैन्युफैक्चरर या उसका डिजाइन किसके द्वारा उसको बनाया, किसके द्वारा किया, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। तो टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे कोई XYZ कंपनी रहती है, वो आपकी पूरी चीजों को बना के, फ्रेम आउट करके, स्ट्रक्चर करके, पूरी चीजों को वेल डेवलप करके क्या करती है, आपको उसको क्या कर देती है, सौंप देती है। जैसे लार्सन एंड टर्बो ने किया था, क्या किया था, उसने पूरा मेट्रो का हर एक चीज बनाया, बाद में उसने क्या कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को क्या कर दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया। टर्नकी प्रोजेक्ट सब मतलब बेसिकली शब्द से ही क्लियर है कि यहाँ कोई एक कंट्री या कोई एक कंपनी पूरी तरीके से चीजों को डिजाइन करेगी, बनाएगी, फिर उसकी क्या करेगी, उसका कीज उठा के वो किसी एक को हैंड ओवर कर देगी। समझ में आ गया? तो जब कहते हैं वन प्रोसेस या होल प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चर, डिजाइन और प्रोसेस किसी और के द्वारा किया जाता है और एंड में उसको कोई एक कंट्री उसको टेक ओवर कर लेती है, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? तो ये होता है। नेक्स्ट एक और FDI, तो FDI आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। FDI क्या होता है? FDI वही है कि आप वही है कि फॉरेन कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ के शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब खरीद सकते हो। सेम गोज विद अदर कंट्री भी हमारी कंट्री के साथ वो कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्हेन अ कंपनी फ्रॉम वन कंट्री एक्वायर्स द कंपनी इन अदर कंट्री, इट इज अ मोड ऑफ एंट्री। ये तो अब आप आराम से बता दोगे कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के, मतलब एक कंपनी जो एक कंट्री की है, एक कंपनी जो दूसरे कंट्री की अगर वो उसको एक्वायर करती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसिकली एक्विजिशन कहते हैं। अभी मैंने बताया कि उसको एक्विजिशन या उसको होली ओन सब्सिडियरी कहते हैं। ठीक है, होली ओन सब्सिडियरी। तो अगर मैं स्क्रैच से चीजों को स्टार्ट करूंगी एक्विजिशन के बाद, तो ग्रीन फील्ड, और अगर मैं टेक ओवर करने के बाद कुछ चीजों को मॉडिफाई करूंगी, मतलब ऑलरेडी स्टैब्लिश चीजों को बढ़ाऊंगी, तो वो ब्राउन फील्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 बेसिकली आपका थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से है। तो पहले देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके जो 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो मैं आपको समझा दूंगी। तो देखिए कहना है कि जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो किसके द्वारा दिया गया है, मतलब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज गिवन बाय। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, वो आपके एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अच्छा बात कीजिए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है। तो ये कहती है कि भाई वो कंट्री जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकती है लेस कॉस्ट में, है ना। मान लीजिए कोई भी कंट्री जो उस प्रोडक्ट को लेस कॉस्ट में या लेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उसको क्या बनाए, उसको बनाए और क्या करे, उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे। तो सिंपल ये होता है कि जब कोई कंट्री स्पेशलाइज हो कोई चीज को बनाने में लेस कॉस्ट के साथ या मोर इफेक्टिव तरीके से बनाने को क्या हो, अगर वो स्पेशलाइज हो, तो वो उस प्रोडक्ट को बनाए और अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर दे। ठीक है, तो याद रखिए कि ये जो है ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है।
जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी में आपकी 3-4 थ्योरी आती है। जैसे पहला होता है मर्केंटालिज्म में, चलिए मैं बता ही देती हूँ। तो पहली जो थ्योरी होती है ट्रेडिशनल में वो आती है मर्केंटालिज्म। मर्केंटालिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो भी नेशन को देखते हैं, कोई नेशन कितना अमीर कितना गरीब है, उसके हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर के हिसाब से मेजर करते हैं। मतलब कोई कंट्री कितनी वो कैसे पता चलेगा कि उस कंट्री के पास कितना गोल्ड एंड सिल्वर है। तो मर्केंटलिज्म थ्योरी में वेल्थनेस को करेक्ट मेजर करने के लिए हम लोग उस कंट्री के गोल्ड एंड सिल्वर्स को देखते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी बेसिकली एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। ये थ्योरी क्या कहती है कि वो कंट्री जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, मतलब उसको इफेक्टिवली बना सकती है, एफिशिएंटली बना सकती है, लेस कॉस्ट में बना सकती है, तो वो उसको बनाए और दूसरी कंट्री को क्या करे, एक्सपोर्ट करे। इसी के साथ और एक और ट्रेडिशनल थ्योरी में एक और आती है जो कि होती है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली देखिए यहाँ पे है, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये थ्योरी आपकी डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई है। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि भाई वो कंट्री जो किसी प्रोडक्ट को लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उसको प्रोड्यूस करे और दूसरे कंट्री में क्या करे, एक्सपोर्ट करे। तो जहां आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है, मान लीजिए इंडिया है, वो किसी प्रोडक्ट को लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उसको प्रोड्यूस करे और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करे। ट्रेडिशनल में आपका एक और होता है, जैसे कि है आपका हेक्सचर-ओहलिन मॉडल। क्या होता है, हेक्सचर-ओहलिन मॉडल। हेक्सचर-ओहलिन मॉडल आपको क्लियर है कि ये बेसिकली हेक्सचर-ओहलिन के द्वारा, इसी को हम लोग फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो कभी कभी दोनों नाम से आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको हम लोग फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी क्या कहता है कि भाई वो कंट्री जो जिस चीज में अबेंडेंट है, अबेंडेंट मतलब जिसके पास वो चीज ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो इंडिया है वो किसके लिए फेमस है, इंडिया आपका एक लेबर इंटर्नशिप कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे लेबर्स इंटर्नशिप कंट्री, मैन पावर वगैरह ज्यादा है। लेकिन वही यूएसए के पास क्या है, या चाइना के पास क्या है, या जापान के पास क्या है, तो मशीन इंटर्नशिप है। तो मान लीजिए कोई ऐसी चीज जहाँ पे लेबर की ज्यादा जरूरत है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, आर्टिशंस प्रोडक्ट हो गया, तो जो कंट्री जिस चीज में अबेंडेंट है वो चीज को प्रोड्यूस करे और दूसरे कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करे। मान लीजिए जहाँ पे लेबर इंटेंसिव है वहाँ इंडिया को प्रोडक्शन करने के दे दीजिए, जो मशीन इंटेंसिव है यूएसए को दे दीजिए। तो हेक्सचर-ओहलिन मॉडल कुछ इस तरीके से था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि वो कंट्री जो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको प्रोडक्शन करने का वो दीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ आपकी मॉडर्न थ्योरीज भी होती है, याद रखिए। जैसे कि आपकी, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक थ्योरी, पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसको डायमंड मॉडल भी कहते हैं। तो ये सब पढ़िएगा, बाकी हम लोग डिटेल्ड में अपने कोर्सेज वगैरह में देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड इज कॉल्ड। वो टैक्स जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टैरिफ। कोटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री ने फिक्स कर दिया कि भाई इससे ज्यादा मैं दूसरे कंट्री में चीजों को एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा, या कोई कंट्री है उसने सेट कर दिया कि इस कंट्री से अब इससे ज्यादा इम्पोर्ट नहीं होगा, मतलब आप क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन सेट कर दिया। सब्सिडी वगैरह आपको ऑलरेडी पता है, एम्बार्गो भी आपका सेम होता है, अभी आगे मैं बताऊंगी। तो देखिए यहाँ ये बेसिकली ना, ये और ये दोनों क्वेश्चंस आपके बैरियर से हैं, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है, ट्रेड बैरियर से हैं। तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैरिफ बैरियर्स, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ बैरियर्स, कौन सा आपका इनमें से नॉन टैरिफ बैरियर है। तो देखिए अगर बात की जाए इनमें से आपको कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर्स है, तो एड वोलेरम, ये भी ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब टैक्सेस, तो ये भी आपका क्या, ये टैरिफ बैरियर है। यहाँ पे भी ड्यूटी की बात हो रही है, ये भी टैरिफ बैरियर है। यहाँ पे भी ड्यूटी, ये भी टैरिफ बैरियर है। लेकिन कोटा क्या है, कोटा आपका नॉन टैरिफ बैरियर। अच्छा चलिए मैं समझा देती हूँ। देखिए जो बैरियर्स होते हैं ना, मतलब जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो ट्रेड को रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका हो जाता है टैरिफ बैरियर, एक आपका क्या हो जाता है, टैरिफ बैरियर, और एक आपका हो जाता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ मतलब अभी हमने देखा वो टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं इम्पोर्ट गुड्स पे। तो जब भी आप टैक्सेस के द्वारा, ड्यूटीज के द्वारा, या कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा के, है ना, मतलब जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप टैक्सेस के द्वारा, ड्यूटीज के द्वारा ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करोगे, तो वो हम क्या कहते हैं कि ये टैरिफ बैरियर्स है ना। मतलब आपने कुछ टैक्स लेवी कर लिया, कोई ड्यूटी लगा दी, कोई चार्जेस लगा ली, इसके थ्रू जब आप ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो उसको हम लोग टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। जब आप टैक्सेस के अलावा किन्हीं और चीजों से, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोटा सेट कर दूंगी कि इससे ज्यादा, यहाँ पे आप कोई टैरिफ नहीं ले रहे हो,
है ना, कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, टैरिफ जो होता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो जहां कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं हो रहा है ना, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, कोई टैक्सेस ड्यूटी नहीं लगाना चाह रही लेकिन ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स की तरफ मतलब एक कोटा सेट कर देगी, है ना। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इम्बार्गो जो अभी हमने पढ़ा वो होता है, मान लीजिए इंपोर्ट का जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल बना लेगी, ये सब नॉन टैरिफ है। वही टैरिफ बैरियर्स क्या है, मान लीजिए अभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगना, इंपोर्ट ड्यूटी लगना, एड वैलोरम ड्यूटी लगना, कंपाउंड ड्यूटी लगना, ये सब क्या है, ये सब आपकी टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो विच मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी हमने देखा था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, तो याद रखिए कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो बेसिकली फॉर्मुलेट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और किसके ऑफिस थ्रू डीजीएफटी, है ना, डीजीएफटी दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इट इज हेडेड बाय डीजीएफटी और किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है, जिसको हम लोग डीपीआईटी बेसिकली इसको से हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर डीजीएफटी के बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत पूछूं तो डीजीएफटी क्या है, तो डीजीएफटी अभी हमने देखा दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होती है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1991 में। ये वो बॉडी है जो अटैच होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट के बारे में आपको आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इट्स लीड टू द इंक्रीज इन, अच्छा क्या दे रखा है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पहला क्या कह रहा है, नीचे पहले ऑप्शंस है, आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस को देख लीजिए, है ना, देख लीजिए, ये आपके 3 स्टेटमेंट दिए हैं और नीचे आपके ऑप्शंस दिए, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इट्स लीड टू इंक्रीज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ग्लोबलाइजेशन से होता है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पॉलिसी पे चलता है, नहीं भाई, और भी चीजें होती हैं, जैसे WTO हो गया, कुछ वर्ल्ड बैंक की भी पॉलिसीज लगती है, कुछ आपकी मतलब बहुत सारी, जरूरी नहीं सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हो, WTO की भी पॉलिसी जाती है, जो वर्ल्ड बैंक के हमने अलग अलग ग्रुप लगा उसकी भी कुछ पॉलिसीज वगैरह लगती है, तो ये होता है। और हर कंट्री की अपनी, जैसे हमारी कंट्री की फॉरेन ट्रेड को डीजीएफटी देखता है तो उसकी कुछ पॉलिसीज लगेंगी, तो ये आपका गलत है। इट कैन लीड टू कल्चरल ह्यूमनाइजेशन, बिल्कुल, जितना ग्लोबलाइजेशन होगा उतना जो आपकी सांस्कृतिक रूप एक रूपता है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, की ओर ले जा सकता है। तो दोनों आपके क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी। चलिए, अच्छा देखिए क्या दिया, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनी इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ अनदर कंट्री। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी की प्रोडक्शन, किसी अदर कंट्री की प्रोडक्शन फैसिलिटी में, तो वो क्या कहलाता है। चलिए आंसर करिए, बताइए, आंसर करिए कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, अगर हम दूसरे कंट्री की प्रोडक्शन फैसिलिटीज वगैरह में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो किसके थ्रू करेंगे, एफडीआई के थ्रू। अभी हमने देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ कुछ प्रोडक्शन करना है, वहाँ की कोई लाइसेंसिंग लेनी, ये सभी चीजें, तो ये एफडीआई में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग टर्म आप देख पा रहे हो, जैसे पहला आप देख रहे हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो मतलब क्या है कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहता है, वो बेसिकली कह लीजिए फॉरेन पोर्टफोलियो इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन कंट्री, है ना। अगर हम फॉरेन कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम फॉरेन कंट्री से कंट्री का स्टॉक खरीद सकते हैं, उनके बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, विदाउट कंट्रोल ऑफ कंपनी, विदाउट कंट्रोल ऑफ कंपनी, मतलब यहाँ पे हमें कोई कंट्री का कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। बस हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जहाँ पे हम उसके फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के स्टॉक खरीद लें, वहाँ के वहाँ के बेसिकली बॉन्ड्स खरीद लें, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लें, मतलब यहाँ पे कोई भी हमें कंपनी का कंट्रोल नहीं मिलेगा, है ना, ये आपको। लेकिन अच्छा, एक और आप टर्म देख पा रहे हो, FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या, लार्ज ये आपका एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है ना, ये कह लीजिए कि ये आपका क्या है, एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आप किसी कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब किसी कंपनी, मान लीजिए
किसी और कंट्री के कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप वहां के कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हो, आप वहां के कंपनी के क्या बन सकते हो, कह लो कि एक मेंबर बन सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या टाइम के अंदर आपको उस कंट्री में माइनर मतलब सॉरी उस XYZ कंपनी में आपको थोड़ा सा सब्सटेंशियल कंट्रोल मिल जाता है ना। अगर मान लो कोई XYZ कंपनी थी जो कि अमेरिका में थी, मैंने वहाँ के कैपिटल में अपना मतलब थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, मैंने वहाँ के शेयर्स खरीद लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे कि लार्ज स्केल इन्वेस्टर हम हुए, तो हमें क्या मिलेगा, हम उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, उस कंपनी के BODs बन सकते हैं, उस कंपनी का थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हमारे हाथ में हो जाएगा। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम सब्सटैंशियल कंट्रोल ले सकते हैं या सब्सटैंशियल कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपका होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और ये आपका एक लॉन्ग टर्म। आई होप अभी आपको दोनों में डिफरेंस पता हो। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बस एक तरीका होता है जहाँ हम किसी फॉरेन कंपनी की सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, स्टॉक को, म्यूचुअल फंड्स को, उनके ADR GDR ये सब ले सकते हैं। लेकिन FII में क्या होता है, उसका मतलब यहाँ पे आपको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलेगी, कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन वही FII क्या होता है, यहाँ पे हम वहाँ के शेयर्स वगैरह किसी कंपनी के खरीद सकते हैं, उसके कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब उस कंपनी का थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो दो हो गया, मैंने FII बता दिया, FDI बता दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बता दिया। करेक्ट आंसर इसका A है। मैं ये दोनों हटा देती हूँ चाहे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, एक आपको शब्द दिख रहा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, जब हम किसी फॉरेन बैंक से अगर लोन लेते हैं ना, जब भी कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन बैंक से बेसिकली बोरोइंग करती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। जैसे हम लोग कॉमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं अगर हम इंडिया में हैं, तो वैसे ही कोई इंडियन कंपनी को राइट होता है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से भी बोरो कर सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अगर हम किसी और कंट्री के कॉमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज ECB, है ना। क्लियर है? आई होप अभी क्लियर होगा। तो देखिए, ये जो होता है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसके अलावा जो ये तीनों हैं वो आपके क्या होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये भी पूछ लेता है कि कौन सा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, किसमें कंट्रोल होता है, किसमें कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, चलिए देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलिए आंसर करिए। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एंटरप्राइजेस, बिल्कुल नहीं। अभी हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है वो आपका FII होता है, तो ये नहीं होगा। टू सीक द कंट्रोल ओवर, अभी हमने देखा कि हमें कंट्रोल का राइट कहाँ होता है, FPI में होता है। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में हमें कंट्रोल का राइट नहीं होता है, लेकिन हमारे पास कंट्रोल का राइट किस में होता है, FII में होता है। अभी हमने देखा, चलिए यहाँ पे देख लेते तो ये भी नहीं होगा आपका। इट इज जनरली द शॉर्ट टर्म, बिल्कुल करेक्ट है, ये बेसिकली आपका एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अ न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी, तो ये आपका होता है FDI, जहाँ पे हम किसी और कंट्री में अपने प्लांट्स बैठा सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं। मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्टिव चीजों में या वहाँ के अगर कैपिटली हम लोग चीजों को इन्वेस्ट, मतलब देखिए अगर वहाँ के प्रोडक्शन कुछ करना चाह रहे हैं कोई कंपनी वगैरह, तो वो FDI में। क्लियर है? आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता दी कि FII में बेसिकली FPI में क्या होता है कि आपको राइट मिलता है कि आप वहाँ की कंपनी में बेसिकली वहाँ के फाइनेंशियल एसेट्स में बॉन्ड, स्टॉक ये सब खरीद सकते हो, लेकिन आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कंट्रोल वगैरह भी मिलता है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स होता है, आप वहाँ के कैपिटल या सब्सटेंशियल कैपिटल के कॉन्ट्रीब्यूटर हो जाते हो, वहाँ के शेयर होल्डर्स होते हो। चलो अच्छा, ग्रीन फील्ड FDI भी मैंने आपको बता दिया। चलिए ये आंसर करिए। तो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नहीं। मर्जिंग, अगर मर्जिंग होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा मर्जिंग मतलब बेसिकली आप कह लो कि एक्विजिशन होता है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है। सेटिंग अप अ न्यू फैसिलिटी फ्रॉम ग्राउंड, मैंने अभी बताया आपको ये क्या होता है, ये आपका होता है ग्रीन फील्ड। अगर वही आप ग्राउंड से ना करके इस बेस से चीजों को स्टार्ट करो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, फिर वहां से आप अपनी चीजों को डेवलप करो, तो ये आपका क्या होता है, ब्राउन फील्ड। देखिए एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग बट नॉन ऑपरेशनल फैसिलिटी, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ब्राउन फील्ड। चलिए नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ FDI फॉर अ होस्ट कंपनी। अब होस्ट कंट्री क्या होती है, एक तो मान लीजिए FDI में क्या होता है, एक कंट्री
जो इन्वेस्ट कर रही है और एक कंट्री जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो होस्ट कंट्री कौन सी होती है? जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना। क्या किया जाता है? जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो होस्ट कंट्री के लिए क्या बेनिफिट होगा कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल ट्रांसफर होगी। जी बिल्कुल करेक्ट है। क्या उनका प्रॉफिट आउटफ्लो का? नहीं भाई, उनका तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यूएस है, यूएसए ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे क्या हो गया? इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंडिया में मैनेजमेंट स्किल बनेगा, इंडिया की प्रॉफिट बढ़ेगी, इंडिया में आपका कह लीजिए कि क्या होगा? ग्रोथ होगा, है ना। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा। इंक्रीज कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक फॉर्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेनिफिट नहीं है, ये आपके बेनिफिट में नहीं आता है। ये आपका एक तरीके का कह लीजिए कि बेनिफिट में नहीं, एक तरीके का ये डिसएडवांटेज में आता है। ये क्या है? एक डिसएडवांटेज है कि अगर कोई कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, तो मान लीजिए यूएसए ने इन्वेस्ट किया, तो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं या जो हमारे डोमेस्टिक फॉर्म है, उनके लिए कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे, मतलब कंपटीशन हाई हो जाएगा। तो ये आपका एक बेनिफिट नहीं है, एक आपका डिसएडवांटेज है। पोटेंशियल ऑफ एडवर्स इफेक्ट? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, क्या दे रखा है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड। जब भी हमारा ट्रेड हो रहा है इंडिया और किसी अदर कंट्री के बीच में, अगर हम लोग उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, वो क्या कहलाता है? वो आपका बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो अलग अलग टर्म। एक आप देख पा रहे हो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक देख पा रहे हो बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले आप समझो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इट्स अ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, है ना। ये क्या है? ये आपके कंट्रीज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में डिफरेंस होता है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो वो आपका क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। मतलब मान लीजिए इंडिया और यूएस के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है, तो उसके बीच में जो भी मतलब जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अगर आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो, तो वो क्या होता है? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने देख लिया, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन होता है, एक आपका सरप्लस और एक आपका हो जाता है डेफिसिट। तो मान लीजिए, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हम बात करें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर यहाँ पे ट्रेड ऑफ गुड्स आता है ना। तो अगर सिंपल वही है कि अगर आपका एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट है ना, अगर आपका क्या है एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट है, तो ये आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन हो जाता है। और वाइस वर्सा, अगर इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है, तो ये आपके लिए एक अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रेड में देखा कि ट्रेड के अंदर सिर्फ आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या तो वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का गुड्स का हो रहा हो, सर्विसेज का हो रहा हो, आपके ट्रांसफर पेमेंट्स हो रहा हो, वो सभी चीजें अगर आप उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करोगे, तो वो आपका किस में आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेड के अंदर सिर्फ हम गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को देखते हैं, लेकिन जब भी हम ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी चीजों का हो जाता है। बेसिकली आपका ट्रेड का, बेसिकली आपके गुड्स का, सर्विसेज का, इनकम का, इन्वेस्टमेंट्स का, ट्रांसफर पेमेंट्स की सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी फिर आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन होता है। जैसे अगर आपका रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट है ना, अगर मान लीजिए आपका रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट है, तो वो आपके लिए क्या है? फिर सरप्लस है। ठीक है, अगर वाइस वर्सा, अगर पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट है, तो वो आपका क्या हो जाता है? डेफिसिट। तो ये सिचुएशंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है, दोनों होता है। तो बेसिकली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। अब पूछ रहा है कि करंट अकाउंट में आपकी क्या चीजें रिकॉर्ड करी जाती है ऑफ बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए अब आंसर करिए मुझे। तो क्या इसके अंदर एफडीआई आता है, एफपीआई आता है? नहीं, ये दोनों आपके किस में आते हैं? ये दोनों आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इज, रीजनल इंटीग्रेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज बेसिकली द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अच्छा, पहले आप लोग एक चीज, आई थिंक बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं आपको एक चीज चले बता देती हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो करंट अकाउंट में सबसे पहला आपका आ जाता है अगर आपका कोई ट्रेड इन गुड्स है ना, अगर आपका कोई ट्रेड इन गुड्स है वो आ जाता है। दूसरा, अगर आपका कोई ट्रेड इन सर्विसेज है, सर्विसेज को ही हम लोग इनविजिबल्स कहते हैं। मान लीजिए कोई आपका इनकम है ना, इनकम आपका रिसीव या पेमेंट हो रहा है, कोई आपका ट्रांसफर हो रहा है ना, कोई वन साइडेड ट्रांसफर जैसे रेमिटेंसेस, ग्रांट, डोनेशंस, जिसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न्स नहीं है, वो सभी आपके किसमें आती है, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका अगर बात की जाए कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो सभी चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, अभी तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला है, जैसे हमारे मोदी जी अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग जाके समिट्स हो रही हैं, अलग अलग कंट्री के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग कंट्रीज एक साथ मिल के ट्रेड करने का सोचें या एक साथ मिल के कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो सभी के लिए बेनिफिट हो। तो याद रखिए, जब एक या मतलब कई सारी कंट्रीज या जो भी हमारी नेबर कंट्रीज हैं, जब वो एक साथ इंटीग्रेट करके जब ट्रेड करना चाहे, या मान लीजिए बहुत जैसे इंडिया यूएस है, वो दोनों कोई एक चीज का ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ताकि वो क्या कर ले, दोनों अपने में डिसाइड कर ले कि भाई मैं तुम्हें ये इंपोर्ट करता हूँ, तुम मुझे ये एक्सपोर्ट करते हो, या मुझे तुम्हारे इस चीज की जरूरत है, तुम्हें मेरी इस चीज की जरूरत है, तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ट्रेड बैरियर्स वगैरह को कम कर लेते हैं, लेकिन बाकी कंट्री के साथ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे रहेंगे। समझ में आया। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जब हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ताकि जो हमारे ट्रेड बैरियर्स वगैरह हैं वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, और भी जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी वो सब आसान हो जाए, मूवमेंट ऑफ गुड्स इजी हो जाए। तो ये सभी के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका मेन गोल यही होता है कि दो कंट्रीज अपने आप में आपस में ग्रो करें, इकोनॉमिक उनका ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन करने का, ट्रेड बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, कंपटीशन अच्छा करना। अच्छा, अब याद रखिए ना, इस रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, जैसे लेवल में स्टार्ट होता है आपका पीटीए से, तो कहीं कहीं आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया दिखेगा, कहीं कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये एफटीए से स्टार्ट होता है, फॉरेन ट्रेड एरिया से स्टार्ट होता है, लेकिन खैर मैं आपको थोड़ा सा पीटीए मतलब बता दे रही हूँ, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया बता दे रही हूँ, ताकि बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन अलग से पूछ ले तब आप इसको समझ सको। तो देखो, पीटीए का पहले तो फुल फॉर्म प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया है। तो जब भी कंट्री एग्री करती है, मान लीजिए दो कंट्रीज ने, इतनी सारी हटा देते हैं, मान लीजिए 3 कंट्रीज ने अपने आप में इंटीग्रेशन किया है ना, मैं ऐसे बता देती हूँ। हाँ, मान लीजिए 3 कंट्रीज ने अपने आप में इंटीग्रेट किया और तीनों ने डिसाइड किया, ठीक है, तीनों ने अग्री किया टू रिड्यूस द टैरिफ एंड द कोटा ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द मेंबर कंट्री। तीनों ने डिसाइड किया कि जो भी हमारा कोटा होगा, जो भी टैरिफ हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट हमारी अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज रहेगी अगर हम किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ डील करेंगे। तो ये क्या है, ये आपके प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एफटीए। क्या होता है, लेवल्स। बेसिकली आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लेवल्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो एफटीए क्या है, एफटीए आपका क्या है, फ्री ट्रेड एरिया है। प्रेफरेंशियल में क्या हुआ था, प्रेफरेंशियल में यहाँ पे रिड्यूस करने की बात करी गई थी कि जो भी हम तीनों ना एक दूसरे में क्या करते हैं, अपने टैरिफ और कोटा को रिड्यूस कर लेते हैं, टैरिफ एंड कोटा को रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे अपने अपने होंगे। फ्री ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे ये कहा गया कि हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने मतलब हम लोग अपने आप में, हम तीनों मेंबर्स हैं तो हम लोग अपने आप में सारे एलिमिनेट कर लेते हैं, सारी चीजों, जो भी टैरिफ है, जो भी कोटा है, जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है, सबको खत्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, पर हमारी और कंट्रीज के साथ हमारे अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने रिड्यूस करने की बात करी थी, पीटीए में स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने एलिमिनेट करने की बात की थी। अच्छा,
अब एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम यूनियन। तो देखिए कस्टम यूनियन में क्या किया गया, कस्टम यूनियन में एफटीए वाली सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि हम मेंबर्स कंट्री अपने में क्या कर लेते हैं, ट्रेड बैरियर्स को, कोटा को, नॉन टेरिफ बैरियर्स को तो खत्म कर देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन हम एक क्या अडॉप्ट करेंगे, इसके साथ साथ हम एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ स्टार्ट करेंगे। इसके साथ हम क्या क्या एक चीज जोड़ देंगे, इसके साथ हम अगर एक चीज जोड़ दें कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, तो फिर हमारा क्या हो जाता है, कस्टम यूनियन। तो ये क्या कहता है, ये बेसिकली कहता है कि हम इंटरनली जो टैरिफ है वो रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी सेटअप करेंगे। किसके लिए, जो भी हमारे नॉन मेंबर्स रहेंगे उसके लिए। ये कस्टम यूनियन में बात हुई। अच्छा, अब कस्टम यूनियन के बाद आपका क्या आता है, यहीं से समझ लीजिए, रुकिए मैं इसको बता देती हूँ। तो देखिए कस्टम यूनियन के बाद जो अगला लेवल आ जाता है वो आपका आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन का। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, बेसिकली देखिए कहीं कहीं इसके बाद कॉमन मार्केट भी आ जाता है, कहीं कहीं इकोनॉमिक यूनियन। तो मैं एक सीक्वेंस में चलती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद आपका आ जाता है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट में सीयू वाली सारी चीजें, मतलब कॉमन यूनियन, कस्टम यूनियन वाली सारी चीजें, कस्टम यूनियन वाली सारी चीजें मतलब एफटीए वाली भी आ जाएंगी। तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपने आप में क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं ट्रेड को, टैरिफ वेरिफ सब हटा देते हैं और एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रखेंगे नॉन उसके कंट्रीज के लिए। साथ के साथ हम क्या कर लेते हैं, हम अलाउ कर देते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। क्या कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, है ना। जो भी हमारे कैपिटल है, लेबर्स है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, उसका हम क्या कर लेंगे, फ्री मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, अब देखिए कॉमन मार्केट के बाद अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इकोनॉमिक यूनियन। अब इकोनॉमिक यूनियन में अगेन उसकी वाली सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन इकोनॉमिक यूनियन में आपका क्या एड ऑन हो जाता है, यहाँ पे बेसिकली आप कह लो कि ये बेसिकली कॉमन मार्केट के ही बेसिस पे बना होता है, लेकिन इसके अंदर जो भी आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो सब भी इसके अंदर क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है, मतलब सारी चीजें होती है लेकिन कोऑर्डिनेट हो जाता है फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो हाईएस्ट लेवल पे कौन है, तो देखिए लास्ट आपका इकोनॉमिक यूनियन है। तो अब इकोनॉमिक में क्या होगा, एफटीए, सीयू, सीएम सब होगा। तो सबसे हाईएस्ट लेवल कौन होता है, इकोनॉमिक यूनियन, सो सबसे हाईएस्ट लेवल पे आपका कौन होता है, आपका इकोनॉमिक यूनियन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यूरोपियन यूनियन किसका एग्जाम्पल है बताइए। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो आपका इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन दोनों का एग्जाम्पल है। हमने देखा कि इकोनॉमिक यूनियन मतलब ये सारी चीजें आती हैं, इसके साथ साथ आपकी फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन आप दोनों बनाओगे तो क्या बनेगा, इकोनॉमिक यूनियन। तो ये था हमारे पूरे 35 क्वेश्चन का सीरीज। तो आई होप आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। लिटरली बहुत एफर्ट्स किया गया है सेशन के लिए। सो प्लीज आप सभी अपना फीडबैक देना। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।